तो हेलो एवरीवन, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये चैप्टर है फिजिकल मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर में अब अगला टॉपिक हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ग्राफ के बारे में कुछ फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसके बाद कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, और कुछ भी और भी ग्राफ हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ग्राफ हमारा साइन का। ठीक है, देखिए किसी भी फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें इसका मतलब क्या है? एफ का मतलब यहाँ पर फंक्शन है, और फंक्शन किसका है? एक्स का। यानी कि यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स इनपुट है, इनपुट है, और वाई क्या है? हमारा आउटपुट। का मतलब है कि कोई भी फंक्शन में अगर एक्स वैल्यू हम दे रहे हैं तो हमें वैल्यू निकल के क्या आता है? वाई आता है। ठीक है, उसी तरह ये अगर साइन का ग्राफ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन का फंक्शन है तो इसमें एक्स के जगह क्या लिखा हुआ है? थीटा। तो इस फंक्शन में थीटा वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा वाई वैल्यू आ रहा है। तो साइन का अलग अलग वैल्यू पर कुछ हमने याद किया था वैल्यू, जैसे साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होता है? 0 होता है। देखिए यहाँ वाई में हाइट में देखिए यहाँ पर 0 आया है हाइट। ठीक है, उसी तरह साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 आता है। जब हम इनपुट 90 डिग्री पुट करते हैं, यानी एक्स की जगह 90 पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 90 की जगह मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 है इस ग्राफ का, साइन फंक्शन का। थे यहाँ पर 1 वैल्यू हो गया। उसी तरह साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर 180 डिग्री पर वैल्यू 0 दिखा रहा है। तो अलग अलग वैल्यू पर हमने याद किया था, जैसे कि 30, 45, 60, 90 के लिए इतना याद किया था। उसी तरह आगे के इनपुट के लिए, यानी कि 90 से ज़्यादा अगर इनपुट हो तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़े थे कि साइन 120 का, साइन 135 का, इन सब का वैल्यू निकालने के लिए कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जानने वाली क्या बात है? यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब दिखाया गया तो एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया गया? यहाँ पर इनपुट है। यहाँ पर तो जितने भी साइन का किसी भी डिग्री के लिए वैल्यू निकालना है तो कहाँ पर रखा जाएगा? एक्स की वैल्यू पर। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट आएगा वो वाई पर आएगा। तो यहाँ पर साइन को देखने की समझने की बात है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है साइन का वो 1 होता है, और मिनिमम कितना होता है? -1। इन्हीं दोनों रेंज के बीच वैल्यू वेरी करता है, चाहे एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी रखें चाहे माइनस इन्फिनिटी रखें। यानी कि यहाँ पर अभी ग्राफ में देखिए 360 डिग्री, और पीछे निगेटिव में -360 डिग्री तक दिखाया गया है। लेकिन इतना ही नहीं होता है, 360 के बाद आप ये पूरा आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। 360 के बाद भी इन्फिनिटी तक चले जाइए, उसी तरह निगेटिव में भी माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तब भी ये जो रेंज है ग्राफ का वो -1 to 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये जानने की बात है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 बोल सकते हैं। और इनपुट में क्या दे सकते हैं? इनपुट में हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ग्राफ के लिए -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं साइन ग्राफ के लिए। ये क्या होता है? हमारा इनपुट का रेंज है, ये इनपुट रेंज लिख सकते हैं। और हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमेशा -1 to 1 के बीच ही रहेगा। आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर लिख देते हैं -1 to 1, बड़े ब्रैकेट में क्लोज है। ये बड़े ब्रैकेट क्लोज होने का मतलब क्या हो गया? तो -1 इंक्लूडेड है, -1 भी आएगा और 1 भी आएगा। इसके साथ इसके बीच में जो जितना भी वैल्यू है इन दोनों के, वो सारी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगला ग्राफ देखते हैं। कॉस थीटा का ग्राफ है। उसी तरह यहाँ भी देखिए एक्स के जगह हमें क्या रख दिया गया है? थीटा रख दिया गया है। तो थीटा का वैल्यू आप 0 से लेकर 90, 180, इन्फिनिटी तक ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव में भी ऐसे ही 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इसका भी वैल्यू जो होता है कॉस का, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा यहाँ पर देखिए, और निगेटिव में मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? -1। तो किस वैल्यू के लिए -1 आता है, किस वैल्यू के लिए 1 आता है, ये आपको पता होना चाहिए।
जैसे cos 0 डिग्री, यानी कि इनपुट जब 0 डिग्री पुट कर दे रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है ग्राफ का। उसी तरह 90 डिग्री के लिए 0 होता है और 180 डिग्री के लिए -1 होता है। फिर उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आगे ग्राफ ऐसा ही सिमिलर बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह सेम नेगेटिव के लिए भी। इसमें क्या जानने वाली बात है कि वही इनपुट हमारा क्या है, आउटपुट क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है इस ग्राफ का। इस ग्राफ में हमारा जो इनपुट है, इनपुट का रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हम कुछ भी दे सकते हैं इसके बीच वैल्यू, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच। और हमारा जो भी आउटपुट आएगा, कितना भी वैल्यू बड़ा या निगेटिव में देंगे, हमेशा जो आउटपुट आएगा वो -1 टू 1 के बीच ही रहेगा। -1 भी आएगा और 1 भी आएगा, इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक। और यहाँ पर देखिए किस वैल्यू के लिए 0 डिग्री के लिए 1 होता है और 180 डिग्री के लिए -1। उसी तरह निगेटिव में भी आप देख सकते हैं, -180 डिग्री के लिए -1 वैल्यू है निगेटिव में। ये क्या है, -1 तक मिला हुआ है। उसी तरह -90 डिग्री के लिए 0 हो जाएगा और 90 डिग्री के लिए भी 0 हो जाएगा, ठीक। ये बेसिक है, इतना जानने की जरूरत है। और धीरे धीरे जब समझते जाएंगे तो ये सारा आप ग्राफ को एनालिसिस करना सीख जाएंगे और इस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन भी आसान लगने लगेगा। आगे देखते हैं अब अगला ग्राफ tan थीटा का है। tan थीटा में देखिए इनपुट और आउटपुट और रेंज, इनपुट का रेंज, आउटपुट का रेंज। तो यहाँ पर ये फंक्शन है tan का, ठीक है। यहाँ भी जैसे ये y इक्वल टू tan थीटा है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन किसका है, tan का, यहाँ पता चल जा रहा है। और x की जगह थीटा है, यानी कि हम थीटा के टर्म में पुट कर रहे हैं। थीटा कहाँ पर, x एक्सिस पर है। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री पर वैल्यू हमने याद किया था कितना होता है, 0 होता है। इसलिए 0 पर यहाँ पर एक पॉइंट ग्राफ उस यहाँ से पास करता हुआ जा रहा है। हाँ, tan 45 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो ये 1 मैच कर रहा है, ये अगर है यहाँ पर हम 45 डिग्री यानी कि π/4 वैल्यू, π/4 रखेंगे तो हमारा 1 वैल्यू आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बहुत तेजी से फिर ग्राफ बढ़ता है आगे ऊपर। देखिए π/2 के जितना नजदीक जाएंगे उतना ही ज्यादा ये वैल्यू बढ़ता गया है ऊपर, तेजी से ये ऊपर गया है। तो अगर पूछा जाएगा क्या tan को π/2 वैल्यू दिया जा सकता है इनपुट, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर π/2 पर देखिए ग्राफ ही नहीं बना है। यहाँ पर एक डैश डैश करके ये जो लाइनिंग बनाया गया है, ये डैश डैश बन के लाइनिंग बनाया गया है। इसका मतलब क्या बोला है, इस वैल्यू पर जो वैल्यू आ रहा है वो 10 टू π/2 पर इन्फिनिटी है। और जैसे ही π/2 से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो -इन्फिनिटी चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली π/2 पर वैल्यू नहीं दे सकते हैं tan के लिए। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं जो इनपुट है tan फंक्शन के लिए क्या क्या नहीं दे सकते, यहाँ पर जहाँ जहाँ ये डैश डैश लाइन बनाया गया वो वैल्यू नहीं दे सकते हैं। π/2 नहीं दे सकते हैं, 3π/2 नहीं दे सकते हैं। ये इस पर क्या होता है, क्यों नहीं दे सकते हैं ये वैल्यू, क्योंकि अनडिफाइन होता है। हमने बताया था ना, tan 90 डिग्री का वैल्यू, tan 90 डिग्री बोलिए या tan π/2 बोलिए, ये क्या होता है वैल्यू, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है। इसको अधिकतर लोग बोलते हैं tan 90 डिग्री वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि tan ये एग्जैक्टली हम 90 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो जब एग्जैक्टली 90 डिग्री पुट कर रहे हैं तो ये अनडिफाइंड होता है। ये एक तरह से हमने बताया था साइन 90 डिग्री को कॉस 90 डिग्री से डिवाइड करने पर वैल्यू आएगा। तो साइन 90 डिग्री 1 वैल्यू होता है और कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है। ये 1/0 का है। जब एग्जैक्टली 0 से वैल्यू से डिवाइड किया गया है तो ये अनडिफाइन होगा, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अनडिफाइंड बोला जाता है, ठीक है। अगर वह 0 प्लस रहता है, 0 प्लस लिखने का मतलब क्या है, अगर 0 से थोड़ा सा ज्यादा रहता, तो ये देखिए 1 को 0 से थोड़ा सा ज्यादा अगर डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू से, तो इन्फिनिटी तब आएगा, तब जाके वो इन्फिनिटी बन जाता है। और 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू लिखते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए -0.000, कई जीरो लगा के बाद फिर 1 लिख दें,
ये 0 के बहुत नजदीक है वैल्यू, निगेटिव में है लेकिन 0 से छोटा है, तब क्या होता है ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाता है इस वाले केस में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर लिखा गया है कि tan पाई बाई 2 के पास कोई वैल्यू दे रहे हैं पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, तो जो वैल्यू आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, और पाई बाई 2 से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा यहाँ पर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आउटपुट में निगेटिव यानी कि माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा, और एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड बोलेंगे। इनपुट जो है यहाँ पर क्या क्या नहीं दे सकते हैं इनपुट में, देखिए पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 नहीं दे सकते हैं, उसी तरह इसमें 3 पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये जितने भी वैल्यू हैं ये सब वैल्यू इनपुट में नहीं दे सकते हैं, तो ये सब क्रॉस रहेगा। ठीक है, उसी तरह निगेटिव में भी -पाई बाई 2, फिर -3 पाई बाई 2, ये जो वैल्यू हैं ये सारे ये इनपुट नहीं हो सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी नंबर है एक्स एक्सिस पर सारे नंबरों को हम tan फंक्शन के लिए इनपुट दे सकते हैं, लेकिन ये इनपुट नहीं दे सकते हैं। आउटपुट हमारा क्या आ रहा है tan फंक्शन के लिए, आउटपुट पूछा जाएगा, यानी कि y एक्सिस पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पर इन्फिनिटी जा रहा है, और मिनिमम वैल्यू भी निगेटिव में जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो आउटपुट जो बोलेंगे वो बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कोई भी वैल्यू हो सकता है tan के फंक्शन के लिए आउटपुट। ठीक है, जैसे साइन और कॉस के लिए मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1 था, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, लेकिन यहाँ पर tan फंक्शन के लिए जो आउटपुट आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक, तो जो इनपुट ये सब नहीं दे सकते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, उसी तरह नेगेटिव में -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, इनको हम अगर चाहें तो एक सेंटेंस में या एक मैथमेटिकल टूल में लिख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू नहीं दे सकते हैं, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 2n+1 पाई बाई 2, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं n का वैल्यू जो है क्या लिख सकते हैं, ये इंटीजर है, n इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर में कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस से लेकर पॉजिटिव पूरा तक, यानी कि आई इंटीजर में क्या क्या इंटीजर होते हैं, -1 -2 -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। उसी तरह जीरो के साथ, जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये जितने भी हैं ये नंबर आप रखेंगे और वो वैल्यू हमें मिलता जाएगा कि ये इनपुट नॉट अलाउड है, इनपुट नॉट अलाउड, यानी कि ये इनपुट हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इंटीजर है, यहाँ n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 0 पुट करेंगे n की जगह, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब पाई बाई 2 ये वाला नंबर आ गया। उसके बाद 0 के बाद 1 पुट करिए, तो 1 पुट करेंगे इसमें, तो एक हम 2 1 3 3 पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 भी नहीं दे सकते हैं, फिर 2 पुट करेंगे तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर अगला 7 पाई बाई 2 आएगा। उसी तरह निगेटिव में -1 पुट करेंगे तो ये -पाई बाई 2 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तो -3 पाई बाई 2 आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जानने की जरूरत थी हमारी कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या हम इसमें दे सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा tan का फंक्शन। अब अगला फंक्शन देखते हैं, e की पावर x और e की पावर -x, ये ग्राफ अक्सर आता है समझने के लिए कि कोई फंक्शन कैसे, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इस टाइप के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा हो तो कैसे वेरी कर रहा है। ठीक, इसलिए ये फंक्शन पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि y इक्वल टू ई की पावर x और y इक्वल टू ई की पावर -x, उसका ग्राफ कैसे होता है और कैसे चेंज होता है, उसका स्लोप, तो स्लोप के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्राफ देख लेते हैं, इसमें इनपुट और आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। ये y इक्वल टू ई की पावर x ग्राफ है, यानी कि x यहाँ पर क्या है, इनपुट है, और हमारा y आउटपुट है। ठीक है, तो x के वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, अब निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक कुछ भी वैल्यू, अगर e की पावर x अगर है यहाँ पर है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा e की पावर 0,
ठीक। ए की पावर 0 का मतलब यानी कोई सी भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि x के जगह 0। ये x एक्सिस पर देखिए, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। तो x एक्सिस में जब x का वैल्यू 0 है तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर 1। देखिए इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट जो लिखा हुआ है 0 1, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x के वैल्यू 0 पर आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक। उसी तरह जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो e की पावर 1 हो जाएगा। e की पावर 1 मतलब e, और e का वैल्यू कितना होता है 2.7। ठीक है, 2.72 यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे 2.2 अंक तक। जब x का वैल्यू हमें यहाँ पर, ये x का वैल्यू होता है पहले जो लिखा गया है, और दूसरा नंबर वो y का होता है। x का जब वैल्यू 1 देख रहे हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है 2.72 y एक्सिस पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं है 2.72। अब उसी तरह जब ऐसे वैल्यू देते जाएंगे 2 3 4 5 करके, तो बहुत तेजी से ये ग्राफ बढ़ता है ऊपर की तरफ, यानी कि आउटपुट बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे x का, और y जैसा आता जाएगा उसे पॉइंट बनाते हुए चले जाएंगे और उसको पॉइंट को मिलाते हुए चले जाएंगे, तो ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। अब देखते हैं निगेटिव वैल्यू देने पर क्या होता है। जब e की पावर -1 दे रहे हैं, e की पावर -1 का मतलब हो गया 1/e, और e का वैल्यू होता है 2.73 या 2.72। जब ये डिवाइड करेंगे बड़ी वाली नंबर से छोटी वाली संख्या में, तो ये एक से कम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में एक से छोटा आया है। ये ये जो नंबर है कितना है, जब x का वैल्यू -1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा 0.37 आ रहा है। ठीक। उसी तरह x का वैल्यू अगर -2 दे रहे हैं तो वैल्यू 0.14 आ रहा है। तो ये बहुत तेजी से घटता भी है, यानी कि 10 to 0 हो जाएगा। यानी कि अगर यही पूछूं e की पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कितना होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी एक खुद एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। एक में बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि 10 to 0 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 10 to 0 खत्म हो गया है, 0 आ गया है वैल्यू। तो जितना भी निगेटिव में जाएंगे उतना ही वो 0 के पास चला जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव में जाएगा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब ग्राफ देते हैं e की पावर -x का। e की पावर -x में भी हम यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इनपुट, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। इसका भी हम बोल सकते हैं इनपुट जो है, इनपुट जो है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और आउटपुट भी सेम यही, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आउटपुट भी हो जाएगा। इनपुट भी आउटपुट भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए इसमें खास बात क्या है, जब e की पावर -x है, जब निगेटिव वैल्यू यहाँ पर देंगे, जैसे x का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, e की पावर माइनस तो पहले से ही है, जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह कोई और वैल्यू निगेटिव में रख रहे हैं, e की पावर माइनस तो है ही, x की जगह -2 रख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, e की पावर 2 हो गया। यानी कि जितना निगेटिव में हम वैल्यू देंगे उतना ही वो वैल्यू क्या हो गया, बढ़ता चला गया है, ये e से ज्यादा e की पावर 2। ठीक है, यानी कि ये जो रेड वाला ग्राफ बना हुआ है ना, ये क्या है, e की पावर -x का ग्राफ है। ये जितना निगेटिव देंगे उतना ही वैल्यू आउटपुट में पॉजिटिव आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, जैसे मैं पूछूं e की पावर -x की जगह -इन्फिनिटी पुट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी बहुत वैल्यू बड़ी है। ठीक, 1 के कंपेरिजन में तो बहुत बड़ी है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया है वैल्यू। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर अगर पॉजिटिव दे रहे हैं 1 2 3 4 5, तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो e की पावर माइनस, क्योंकि माइनस पहले से ही है, जब वैल्यू
पावर में निगेटिव आएगा तो वैल्यू छोटा की तरफ ले जाएगा, यानी कि 0 की तरफ ले जाएगा। 10 to 0 आया है, ठीक है। अच्छा, एक गलती हो गई है इसमें, ये जो आउटपुट आ रहा है देखिए, ये माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, ये 0 होगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये इन जो आउटपुट है, आउटपुट 0 to इन्फिनिटी होगा। उसी तरह e की पावर x में भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो आउटपुट है वो 0 to इन्फिनिटी है, ठीक है। और इसके लिए भी e की पावर x के लिए भी 0 to इन्फिनिटी, गलती से हो गया है, माइनस बोल दिया हूँ। आउटपुट क्या है इसका, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी, यानी कि वैल्यू जो भी आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, निगेटिव नहीं आएगा। e की पावर x और या फिर e की पावर माइनस x, दोनों ग्राफ के लिए निगेटिव में नहीं आएगा। दोनों हमेशा देखिए y एक्सिस, जो x एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ है, निगेटिव में नहीं बना है, y पॉजिटिव में ही बना है, सिर्फ प्लस y में, ठीक है। तो इसलिए जो आउटपुट है 0 to इन्फिनिटी होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, log x का ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए, ये x एक्सिस हमारा है इस डायरेक्शन में, और ये ऊपर y एक्सिस है, ठीक है। तो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ जब देख रहे हैं, तो लॉग पर यहाँ नीचे जो लिखा जाता है बेस लिखा जाता है, जैसे हर में यहाँ पर लिखा हुआ है √5। ये क्या है, बेस है। यहाँ पर रूट बेस क्या है, 5 है। यहाँ पर बेस क्या है, 25 है, ठीक है। इनपुट हमारा क्या है, एक्स है, और आउटपुट क्या है, वाई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लॉग एक्स का ग्राफ में, आप समझिए जनरली लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या है, log x का ग्राफ है, लेकिन ये बेस का वैल्यू जो है अलग अलग वैल्यू के लिए वैसे ही ग्राफ चेंज होता जाएगा। तो जितना ज्यादा ये बेस होगा, उतना ही जो वैल्यू होता है वो झुका रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए 25 है, तो ये पॉजिटिव में जो वैल्यू आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उतना ही ये झुका हुआ है नीचे की तरफ। अगर इससे छोटा बेस लेते हैं, यानी कि 25 से छोटा 5 है, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ये ग्राफ या पॉजिटिव में, ठीक है। उससे भी छोटा अगर लें, तो यहाँ पर उससे भी आउटपुट जो आ रहा है उससे भी बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान देंगे, जब भी बेस बड़ा होगा तो लॉग का ग्राफ जो होगा उतना ही ये नीचे की तरफ, यानी कि कम वैल्यू आता जाएगा, वाई का हाइट जो होगा कम होता चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम वैल्यू क्या दे सकते हैं, लॉग को कभी भी 0 नहीं दे सकते इनपुट में, और न तो नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। इसका मतलब जो इनपुट है हमारा, इसके लिए इनपुट हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू दिया गया है, निगेटिव नहीं दिया गया है, सिर्फ पॉजिटिव में दिया गया है, 0 को छोड़कर, ठीक है। तो जो इनपुट 0 को छोड़कर है, तो 0 to इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं, यानी कि ना तो इन्फिनिटी तो एक ऐसा नंबर है कि हम उसको पता ही नहीं कर सकते कितना ये बड़ा नंबर है, इसलिए ये स्मॉल ब्रैकेट से बंद करते हैं। इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, कितना है वो पता ही नहीं है। और 0 क्या है, 0 को दे ही नहीं सकते, इसलिए 0 को भी स्मॉल ब्रैकेट से बंद किया गया है। अगर 0 को दे सकते तो ये बड़े वाले ब्रैकेट से हम इसको क्लोज करते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो तो है ही, लेकिन अब यहाँ पर क्या बता गया है, 0 और इन्फिनिटी को छोड़कर हमारा ये इनपुट है, इनके बीच जो भी है वैल्यू। और जो आउटपुट आ रहा है हमारा, आउटपुट क्या आ सकता है, तो आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे, हम y के डायरेक्शन में हाइट देखेंगे कि y में कितना पॉजिटिव तक हाइट गया है और नेगेटिव में कितना हाइट तक गया है, वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। इसके लिए आउटपुट क्या होगा, निगेटिव में माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसको हम छोटे ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, इनके बीच जो भी वैल्यू होगा, सारा वैल्यू हमारा आउटपुट में आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हम जानेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं स्ट्रेट लाइन। अब ये क्लास 10 में जब थे तो हम
अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना रहता तो पहले हम क्या करते थे, एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करते थे और वाई का वैल्यू जैसे जैसे आता था वैसे हम पॉइंट दिखा देते हैं और पॉइंट दिखाकर सारे पॉइंट को मिला देते थे और हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाता था। लेकिन अब जब 11 में आ गए हैं आप, तो उस पॉइंट को बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इक्वेशन देखकर ही आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन कैसे ग्राफ बनेगा और किस कोऑर्डिनेट्स को से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखिए, हमारा टेन का जब थे तब उस समय का ये मेथड है। ठीक है, एक्स का वैल्यू जब 0 पुट कर दिए तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। जब एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो वाई का वैल्यू 3 आ गया। उसी तरह 2 पुट करने पर 5 आ गया और 3 पुट करने पर 7 आ गया। तो ये सारे पॉइंट हम दिखा देते थे, इन दोनों एक्स और वाई को मिलाकर एक हम छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं 0,1। तो ये क्या एक पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट है 1,3। फिर अगला पॉइंट हो गया हमारा 2,5। फिर अगला पॉइंट हो गया 3,7। ये सारे पॉइंट हैं, पॉइंट को मिला देते थे, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता था। ठीक है, तो अब वो जानने की जरूरत नहीं है बेसिक, क्योंकि वो तो पता ही है। अब अगले मेथड से जानते हैं कि कितना आसानी से हम वो बता सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर कट करते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट है 0,0 दिखाते हैं। अब 0,1 कहाँ पर होगा, एक्स में 0 जाइए, वाई में 1 जाइए, तो यहाँ पर 0,1 होगा। फिर 1,3 कहाँ होगा, 1 आगे एक्स में जाइए और 3 ऊपर चले जाइए। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट भी मिल जाए तो आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर हमने ग्राफ बनाया तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए और ऐसे मिला मिला देंगे दोनों, तो ऐसे बना देते थे, हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाता था। तो ऐसे बनाते थे 10th में, लेकिन अब इतना जानने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो 10th का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाला जाता था और कैसे हम स्लोप निकालते थे, क्योंकि इन सब की भी जरूरत पड़ेगी आने वाले चैप्टर में, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमने बताया था, आप लोग पढ़े भी हैं, कि अगर 2 पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2। इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस पता करना हो तो हम लिखते थे यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल ऑफ द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ द स्क्वायर और रूट कर देते थे। तो जितना भी वैल्यू ये आता था वो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता देता था। ठीक है, और स्लोप निकालना रहता था उसी स्ट्रेट लाइन का है। तो कैसे निकालते थे, स्लोप को m से दिखा देते हैं, इसको हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि ये थीटा क्या एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो बताता था। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ये करते थे, तो हमारा स्लोप निकलता था। ठीक है, तो अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिना इन सब का यूज किए, ये पॉइंट बनाए हम कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। ठीक, तो पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन की पहचान क्या है, कैसे इक्वेशन देखकर पता करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। देखिए, जब भी आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस टाइप का इक्वेशन देखें तो समझिए वो क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। यानी कि y का पावर क्या है 1 हो, x का पावर 1 हो, तो वो क्या है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इसको चाहे तो आप एक साइड 0 लिखकर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए एम एक्स प्लस सी और y को इस साइड लेते आइए तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कोई और इक्वेशन नहीं, ये भी क्या है सेम स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, तो जब भी x और y की पावर 1 1 दिखे तो समझिए वो क्या है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक, तो ये पहचान है, दोनों का पावर 1 होना चाहिए। अब जब भी इस फॉर्म का दिखे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
तो इसमें अब समझते हैं एम क्या है, सी क्या है, और कैसे पहचान किया जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से गुजरेगा। एम को यहाँ पर बोला जाता है स्लोप, और सी क्या है, सी बताता है इंटरसेप्ट, यानी कि काटा गया खंड। इंटरसेप्ट कहाँ पर, ऑन एक्स वाई एक्सिस, अंतःखंड बोला जाता है। वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, यानी कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर देखिए 0,1 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ओरिजिन से लेकर इनके बीच कितना हाइट है, 1 यूनिट हाइट है। तो यही पूछा जा रहा है, सी की जगह तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा इस स्ट्रेट लाइन के लिए। इसे यहाँ पर दिखाया गया है यही। ये 1 कहाँ से आया है, वही बता रहा है कि वाई एक्सिस पर कितना काट रहा है अंतःखंड, जीरो ओरिजिन से लेकर, ओरिजिन से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। और यहाँ पर ये जो 2 है, ये क्या बता रहा है, ये क्या है, एम का वैल्यू दिखा रहा है, या फिर बोल सकते हैं स्लोप दिखा रहा है उस स्ट्रेट लाइन का। ठीक। अब यहाँ पर जो सी है, वो सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे एम भी, स्लोप क्या है यहाँ भी, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉजिटिव होने पर और नेगेटिव होने पर वो लाइन कहाँ से पास करेगा, ये जानना है। अब इस वाले केस में एग्जांपल दिया गया है y इज इक्वल टू 2x+1 में, टू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, यानी कि x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस से एंगल देखिए, ये वाला एंगल जब भी पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ठीक है, यानी कि हम अगर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो जो थीटा होगा, थीटा क्या है, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, जो थीटा होगा वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ठीक। और इफ m इज इक्वल टू निगेटिव, अगर m निगेटिव होगा तो जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। ये पहचान है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वो लाइन कितना झुकाव है उसका एक्स एक्सिस के साथ। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो हमेशा m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। अगर m का वैल्यू निगेटिव हो गया, इसका मतलब वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो x एक्सिस के साथ जो लाइन बनेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनाते हुए बनाएंगे। और c क्या बोल रहा है, काटा गया अंतःखंड, तो यानी कि इंटरसेप्ट वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में पॉजिटिव में कट किया है, अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव में कट करता है। ठीक है, तो अब 4 केस ले लेते हैं, चारों केस से आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनाया गया है, बन जाता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा वो क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब हमें दिखाना है कोई स्ट्रेट लाइन है जैसे, अब हम 4 केस ले लेते हैं यहाँ पर। 4 केस कौन कौन, कि अगर एम क्या हो, पॉजिटिव हो, सी भी पॉजिटिव हो, ये तो पहला केस हो गया। अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, दूसरा केस बना लेते हैं, एम पॉजिटिव है और सी भी निगेटिव, सी पॉजिटिव, हाँ, सी निगेटिव एम पॉजिटिव। तीसरा केस हो जाएगा हमारा एम भी निगेटिव सी भी निगेटिव। और चौथा केस हम ले सकते हैं एम निगेटिव सी पॉजिटिव। इन चारों केस के लिए अगर हम पढ़ लेंगे स्ट्रेट लाइन, तो हम समझ जाएंगे कि कैसे कैसे स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करते हुआ जाएगा। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, एम पॉजिटिव हो सी भी पॉजिटिव हो। जैसे कोई एग्जांपल, y इज इक्वल टू एम पॉजिटिव होना है तो कोई भी नंबर ले ले सकते हैं, 1 ही ले लेते हैं, तो 1 अगर x का कोफिशिएंट है तो नहीं लिखते हैं, प्लस c की जगह 2 ले लेते हैं। ठीक, तो ये कौन सा केस हो गया, पहला वाला केस है ये।
क्योंकि यहाँ m भी पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर m यानी कि यहाँ पर 1 है, और 1 क्या है, पॉजिटिव है। और c, ये c है, और c भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला वाला केस हो गया ये। ठीक है, अब इसका ग्राफ हमें बनाना है बिना पॉइंट दिखाए हुए। हमने क्या बताया था, अगर m पॉजिटिव है तो उसका झुकाव एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री से छोटा बनेगा, 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ठीक है, और c पॉजिटिव है तो c कितना है, 2 है, तो 2 यूनिट को काटते हुए जाएगा y एक्सिस। तो अगर हम इसको दिखाते हैं, पहले अच्छे से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो हमारा ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये ऊपर y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कट कर रहा है 2 यूनिट, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ 2 यूनिट है यहाँ पर, तो यहाँ से पास कर रहा है वो। और m पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका झुकाव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री छोटा होगा। तो ऐसे बना देंगे ग्राफ। तो ये क्या है, एंगल 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट वैल्यू को देखकर, यानी कि c का वैल्यू देखकर और m का वैल्यू देखकर हम पता कर सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनना चाहिए। तो ये क्या है, पहला केस का ये बन गया ये। ठीक है, यहाँ पर m स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और कितना है, पॉजिटिव है तो 1 है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, +1 बोल सकते हैं। ठीक, और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो कितना कट कर रहा है, 2 यूनिट पॉजिटिव कट कर रहा है। तो ये पहला वाला केस बन गया। उसी तरह अगर दूसरे वाला केस देखते हैं, दूसरे वाले केस के लिए देखते हैं अब। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। दूसरे वाले केस में m पॉजिटिव है, c निगेटिव है। m पॉजिटिव होने का मतलब जो लाइन बनेगा उसका x एक्सिस के साथ झुकाव 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और c निगेटिव होने का मतलब वैल्यू निगेटिव, यानी कि y में निगेटिव नीचे कट करना चाहिए। कोई एग्जांपल ऐसा क्या हो सकता है, हम ले लें यही, y इक्वल टू m का वैल्यू पॉजिटिव है, x ले लेते हैं तब, और c निगेटिव है तो मतलब -2 ले लें। c का वैल्यू यहाँ पर -2 हो गया, और m का वैल्यू पॉजिटिव। तो c निगेटिव है, तो निगेटिव में यहाँ पर हम मान लेते 2 यूनिट है, और पॉजिटिव स्लोप बनना चाहिए, यानी कि झुकाव एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ हमारा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये देखिए जो झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ, ये 90 डिग्री से हमारा छोटा है, और जो कट कर रहा है इंटरसेप्ट, ये ओरिजिन से हाइट देखते हैं, ये कितना है, -2 यूनिट है निगेटिव में। ठीक है, तो ये दूसरे वाले केस का हमारा एग्जाम्पल हो गया। इन दोनों वैल्यू को, यानी कि m और c फिर से देखकर हम ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिए। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा केस, m भी निगेटिव हो और c भी निगेटिव हो, तब क्या होगा। तीसरे वाले केस में m भी निगेटिव, c भी निगेटिव, तो उसका एग्जांपल हमने ले लिया y इज इक्वल टू -2x - 5। यहाँ पर m क्या है, -2 है, निगेटिव में है, और c भी निगेटिव है। इसको हम ग्राफ बनाते हैं पहले, x एक्सिस, y एक्सिस। यहाँ पर m निगेटिव होने का मतलब जो लाइन का झुकाव होगा एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा हमें, और c का वैल्यू -5 है, तो निगेटिव में कहीं कट कर रहा होगा यहाँ पर। अगर ऐसे लाइन हम बना दें, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ झुकाव है ये वाला, ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा हो गया, और जो इंटरसेप्ट है ओरिजिन से डिस्टेंस, ये निगेटिव में 5 यूनिट है। निगेटिव में लिखना है तो -5 लिख दे रहे हैं। ये तीसरे वाला इक्वेशन हो गया m और c को देखकर। ठीक है, तो इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे बनेगा। चौथा वाला केस देख लेते हैं, जहां पर m भी निगेटिव हो, m निगेटिव हो और c क्या है, पॉजिटिव हो। इस वाले को देखते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस। यहाँ पर m निगेटिव है, m निगेटिव होने का मतलब जो झुकाव है, यानी कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए x एक्सिस के साथ।
और जो सी है पॉजिटिव है, तो यानी कि मतलब वाई एक्सिस को पॉजिटिव पॉजिटिव कहीं कट करना चाहिए। हमेशा जो एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है थीटा और 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए एम का वैल्यू नेगेटिव है। सी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ओरिजिन से जो ये हाइट है ये पॉजिटिव है। कितना है, कोई इक्वेशन ले सकते हैं ऐसा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 ले लीजिए। ये एग्जाम्पल हो गया इसका, इस वाले स्ट्रेट लाइन का, यहाँ एम नेगेटिव हो और सी पॉजिटिव हो, तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। यानी कि अब पॉइंट लगाने या देखने की जरूरत नहीं है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एम और सी का वैल्यू देखकर हम पता कर सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक, अब आगे सर्कल देखते हैं हम। तो फिजिक्स में क्या है, बस बेसिक है, थोड़ा थोड़ा जानना है, और बाकी चीजें तो मैथ में पढ़ाया जाता है, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं। बायो के लिए इतना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आर है वो सर्कल का रेडियस होता है, त्रिज्या। ये क्या है, आर। और एक्स माइनस है जो ए है, और ये बी, ये सर्कल का सेंटर होता है। इस टाइप का इक्वेशन जब भी दिखे, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो, वाई का भी स्क्वायर हो, दोनों दो दो पावर दो हो दोनों का, तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा ये सर्कल कहाँ बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। कोई जनरल इक्वेशन पहले ले लेते हैं, जैसे सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ले लेते हैं, और 25 है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो हम एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसको और इस वाले इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, तो मिलकर हमारा आता है ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 0, यानी कि सेंटर 0,0 ओरिजिन पर बनेगा, और रेडियस यहाँ पर 5 है। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन जो सर्कल है, इसको अगर हमें बनाना दिखाना हो, तो ओरिजिन पर इसका सेंटर दिखाएंगे और 5 रेडियस लेते हुए वो सर्कल बना देंगे। इसका रेडियस कितना होगा, 5 यूनिट होगा, और सेंटर 0,0 हो जाएगा। ठीक, अब एक इक्वेशन ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये पूछा जा सकता है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इस ये भी क्या है, एक सॉरी स्ट्रेट लाइन का है, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो बोलेंगे हाँ सर्कल का इक्वेशन है। इसको हम बना सकते हैं इस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, इसको देखिए, एक्स माइनस वन का हम होल अब स्क्वायर लिख दें, ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस वन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें, और माइनस टू एक तो हो ही गया, तो अगर एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें, और वाई स्क्वायर वाई लिख दे रहे हैं, तो यहाँ एक घटा देंगे भी, माइनस वन क्यों कर रहे हैं यहाँ, और ये माइनस 15 पहले से ही है, तो माइनस वन यहाँ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे, एक्स ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला करके, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो इसलिए एक घटा देंगे तो कोई इक्वेशन में चेंज नहीं होगा। अब इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई माइनस जीरो का मतलब स्क्वायर, ये 16 हो गया, दूसरे साइड ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक तरह से ये जो है सेंटर इस सर्कल का 1,0 पे सेंटर है, और रेडियस कितना है, 4 है, तो ये बना सकते हैं इसको। ये सर्कल कहाँ बनेगा, वो यहाँ पर सेंटर रहेगा, और 4 यूनिट का रेडियस। ये जो है 4 यूनिट का रेडियस हो जाएगा,
और सेंटर 1, 0, तो यहाँ पर ये सर्कल बनेगा। तो इस तरह सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ तो हम बना सकते हैं कि वो कहाँ पर कोऑर्डिनेट में बनेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उसका सेंटर कहाँ होगा, ये बता सकते हैं। तो ज़्यादातर जानने की जरूरत हमें स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ती है, ये सर्कल वगैरह मैथ का पार्ट हो जाता है, तो इतना मैथ वालों के लिए ही यूज होता है ज़्यादातर, ये बायो वालों के लिए यूज नहीं होता है। तो अब आगे देखते हैं अगला। पैराबोला के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं, उसी तरह हाइपरबोला के लिए थोड़ा सा जान लेंगे। पैराबोला के लिए देखिए, यहाँ पर x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, और y का पावर 1 है, 1 यूनिट। इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको मिले तो ये पैराबोला की इक्वेशन होता है। सर्कल का इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट पावर y का 2 रहता है, x का भी हाईएस्ट पावर 2 रहता है, तो सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन होगा। लेकिन ये पैराबोला का इक्वेशन है जब किसी एक का हाईएस्ट पावर 2 हो और दूसरे का 1 हो। ये सारे इक्वेशन ये क्या है, पैराबोला की है। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू x² - 2 है, ये पैराबोला है। फिर यहाँ पर दिया है y इक्वल टू 0.1 x² + 1, x का हाईएस्ट पावर 2, y का पावर 1, इसलिए पैराबोला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू -x² + 3 लिखा हुआ है, x का हाईएस्ट पावर 2, y का पावर 1 है, तो ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला में क्या है, एक तरफ उसका, एक तरह से बोल सकते हैं मुंह जो होता है वो बंद होता है, दूसरी तरफ ओपन होता है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन कहलाता है। तो ये भी हम देख सकते हैं, इसका वो जो माउथ बोल सकते हैं, किस डायरेक्शन में खुलेगा, ये इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कहाँ पर बनेगा वो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है पैराबोला, ऐसे भी बन सकता है। तो इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि कैसे बनेगा वो, किस डायरेक्शन में उसका जो माउथ है ओपन होगा। ठीक है, ये जानने की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम चाहे तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, y का वैल्यू आउटपुट आएगा। जैसे हमने लिख दिया y² = 2x + 2। अब ये क्या है, एक पैराबोला का इक्वेशन है, तो चाहे तो हम x का वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं y का वैल्यू कितना आ रहा है, और हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जिसका भी पावर इसमें या तो x का या तो y का, जिसका भी पावर 1 होता है उसी की तरफ माउथ इसका ओपन होता है। जैसे अगर हम बना दें ऐसे, ये एक्सिस हो गया, यह y एक्सिस हो गया। यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है, इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं खुला रहेगा इसका माउथ। ठीक है, अगर पुट करें, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे y +√2 -√2 आएगा। देखिए x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y² = 2 आएगा, y का वैल्यू जो होगा ±√2 बोल सकते हैं, दो वैल्यू आएंगी। x का वैल्यू 0 पुट करने पर y का वैल्यू √2 आ रहा है, और -√2 आ रहा है कहीं। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 0.1 -√2, यहाँ पर दिखा दिए। तो 1 पुट करने के बाद कितना आ रहा है, x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये y² = 4 हो जाएगा। मतलब जब x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, और -2 आ रहा है। इसका मुंह ऐसे कुछ समथिंग खुलेगा, ऐसे कुछ होगा ये पैराबोला। ठीक है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। एक दो पॉइंट पुट करने के बाद भी पता चल जाता है कि इसका माउथ किस तरफ ओपन होगा। ठीक है, तो इतना ही बस जानने की जरूरत है, बाकी चीजें तो मैथ में यूज होती हैं। और स्लोप वगैरह के लिए आगे फिर बताएंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अगला हमारा हाइपरबोला है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये यूज होता है अक्सर, तो इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है।
इसमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए एग्जांपल में 5 ले लेते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, वाई का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एक्स का वैल्यू घटेगा, या फिर एक्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो वाई का वैल्यू घटेगा। वो इस टाइप का ये इक्वेशन बनेगा। जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वाई का वैल्यू घटता चला गया है, हाइट घटती चली गई है। और निगेटिव में उसी तरह, निगेटिव में जितना वैल्यू एक्स में बढ़ाते चले गए हैं, उतना ही ये वैल्यू कम होता चला गया है, नीचे की तरफ जो हाइट है वो कम होता चला गया है। और ये ग्राफ आपका है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, या फिर y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए, ये पॉजिटिव के लिए भी आएगा और ये नेगेटिव के लिए आएगा। यहाँ पर देखिए इनपुट क्या है, इनपुट एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो पर नहीं दे सकते हैं इसमें इनपुट। बाकी इन्फिनिटी भी दे सकते हैं और नेगेटिव में भी इन्फिनिटी दे सकते हैं, जीरो को छोड़कर। जो भी इनपुट होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो को छोड़ना है, और जीरो से लेकर फिर इन्फिनिटी तक, ये इनपुट हो गया। ठीक है, आउटपुट में देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव में से, तो आउटपुट जो होगा जीरो टू इन्फिनिटी आ रहा है। अगर इनपुट निगेटिव इनपुट कर रहे हैं तो जो आउटपुट आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब जब इनपुट ये पुट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, और जब इनपुट ये पुट कर रहे हैं जीरो टू इन्फिनिटी, तो आउटपुट हमारा जीरो टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, सारी चीजें मैंने बस बेसिक बताया है आपको, जो कि जानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ग्राफ में इतना ही तक अब रहने देते हैं।